ठीक है, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। तो हम जैसे कि लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ रहे हैं, तो हमने 4 चैप्टर कर लिए थे इसके। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा वो है 5th, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। संघ यानी जो देश, ठीक है ना। पहले हम लोग समझ लेंगे संघ का मतलब क्या होता है। संघ का मतलब होता है ग्रुप। किसका ग्रुप? मतलब ये राज्यों का ग्रुप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आप लोगों को पहले चीज़ों को। लिखा हुआ है संघ। संघ को इंग्लिश में बोल रहे होते हैं यूनियन, और यूनियन का बेसिकली मीनिंग होता है ग्रुप, मतलब समूह। तो संविधान में बात की गई है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र की। संघ मतलब जो भारत जो होगा ना, वो राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? मतलब भारत अपने आप में कोई चीज़ थोड़ी ना है। भारत क्या है? यानी हमारे मतलब अगर आप देखो तो भारत अपने आप में कोई जगह थोड़ी ना है। जैसे दिल्ली है, ठीक है, कानपुर, लखनऊ, कुछ भी मान लो आप, लेकिन ऐसे भारत तो एक देश है ना। भारत आप कहीं पहुंच नहीं, भारत एक देश है जिसमें क्या है, बहुत सारे राज्य है। तो भारत क्या है? राज्यों का समूह है। तो लिख लीजिए, भारत क्या है? राज्यों का समूह। और इसके क्षेत्र की बात की जा रही है। क्षेत्र मतलब कहाँ तक इसकी सीमा होगी, उसे क्या बोला जाएगा? क्षेत्र। तो हम यहाँ पे यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि संघ क्या है और इसका क्षेत्र कहाँ तक होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा भारतीय संविधान शुरू होता है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में सबसे पहले आपको लिखना है भारतीय संविधान के, नोट कर रहे हैं सभी लोग? कॉपी निकाल लीजिए। कॉपी पेज कहीं पर भी नोट करेगा, बैठकर सुनेंगे नहीं। बैठकर सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको लिखना है साथ के साथ, ठीक है। कॉपी निकाल लीजिए आप लोग सभी। हाँ जी, कॉपी लेके बैठे ना सभी लोग? यस सर। देखिए, भारतीय संविधान के भाग, जैसे कि कुल मिला के भाग, बहुत सारे भाग होंगे इसमें। हम लोग पहले 22 भाग थे, 25 भाग है। तो उन भागों में पहले भाग में भाग 1 के अंतर्गत पहले भाग के अनुच्छेद, जैसे कि हमने बात की थी जब भारतीय संविधान बनाया गया था तो कितने अनुच्छेद थे, फिर धीमे धीमे बढ़ गए वो अनुच्छेद, ठीक है। तो उन अनुच्छेदों में से 1 से 4 अनुच्छेदों में किसके बारे में लिखा हुआ है? भारत और इसके संघ क्षेत्रों की बात की गई है। तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की जानकारी है। एक लाइन तो आपको ये ध्यान रखना है, और ये अब ये याद रखना है आपको बार बार। क्या याद रखना है? संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र भारत के संविधान के भाग 1, कौन सा भाग है ये? भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक हमको मालूम पड़ेगा। यानी अगर कहीं पर भी अनुच्छेद 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 है, 4 है, तो इनमें किसके बारे में लिखा होगा? संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा होगा। भाग समझ में आ गया? भाग क्या होता है? जैसे कि मान लो संविधान एक बहुत बड़ी सी बुक है, उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है। मान लिया 25 चैप्टर हैं। 25 चैप्टर में से पहले चैप्टर में, ठीक है, पहले चैप्टर में, और मान लो उस चैप्टर में 4 पैराग्राफ हैं, तो उन चारों पैराग्राफ में किसके बारे में लिखा हुआ है? भारत के संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों के बारे में लिखा हुआ है। अभी बात क्लियर है? जी सर। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने देखा कि भारत को क्या बोला गया है, राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। तो यहाँ पे पहले हेडिंग डालिए राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। राज्यों का संघ मतलब भारत अपने आप में कुछ नहीं है, कई सारे राज्य हैं, उनको मिला के एक संघ बनाया गया है। उस संघ को हम लोग क्या मानते हैं, भारत मानते हैं। तो ये अनुच्छेद पहले में लिखा हुआ है, तो लिखिए यहाँ पे अनुच्छेद 1 पहला में कहा गया है क्या कहा गया है कि, ये आपको यूं कहीं याद रखना है कि पहले में क्या कहा गया है, इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। अब ये चीज जैसे कि हमने पढ़ा था कि संविधान बनाते हुए जो इन लोगों ने बनाया वो ज़्यादातर क्या थे, लॉयर थे, मतलब वकील लोग थे। इसीलिए आपको शब्दों का हेरफेर आपको देखने को मिलेगा। तो पहली चीज देखो, अनुच्छेद पहला क्या बताता है हमको, अनुच्छेद पहला ये बोलता है हम लोगों को इंडिया यानी भारत, यानी एक चीज तो क्लियर कर दी कि हमारे देश का नाम क्या होगा, इंडिया होगा या फिर भारत होगा। हमने एक ही नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो काफ़ी सारी ट्रीटी इंडिया के नाम से हो रखी थी दूसरे देशों के साथ, और हमारे देश के कुछ लोग थे जो हमारी कंट्री का नाम भारत रखने के पक्षधर थे। तो दोनों ही बातों को मान देने के लिए, यानी दोनों ही लोग सेटिस्फाई हो जाएं, इसलिए लिख दिया गया इंडिया यानी भारत, यानी इंडिया और भारत दोनों ही हमारे देश के नाम होंगे। दूसरा बोल दिया गया कि राज्यों के समूह के बजाय, यानी राज्यों का सिर्फ समूह नहीं है, ये राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब ये होता है कि इससे राज्य अलग नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते राज्य, समूह से तो मान लो आप अलग निकल सकते हो, है ना, ग्रुप से तो बाहर हो सकते हो, लेकिन कल को मान लीजिए जैसे कि राजस्थान बोले कि मेरे को तो भारत से अलग होना है, तो नहीं, राज्य देश से अलग नहीं हो सकते, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संघ। क्या बोलेंगे इसको, संघ। तो भारत क्या है, राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का संघ है। क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? जी सर। बाकी अगर आप सभी लोग सुनेंगे पूरा पूरा तभी समझ में आएगा, क्योंकि पूरा पूरा लिखवाना संभव नहीं है। अगर पूरा पूरा लिखवाएंगे तो फिर तो किताब ही लिख जाएगी अपनी, है ना, किताब नहीं लिखनी है, हमें नोट्स बनाने हैं। तो चीज़ें सुनने पर भी ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, मालूम ही है बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, ज़्यादातर चीज़ें उन्हीं ने एक्सप्लेन की होंगी, है ना। अब संघ की बात करते हैं। संघ क्या होता है, जैसे भारत भी एक संघ है और अमेरिका भी, और ध्यान रखिएगा ये जो संघ है ये हमने बनाया है, राज्यों ने अपनी मर्जी से नहीं किया।
यानी संघ बना कैसे है, एक इंसान ने सभी राज्यों को जोड़ने का कार्य किया और जोड़कर उसको क्या बनाया, संघ बना दिया। जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ऐसे ही अमेरिका में क्या हुआ था, अलग अलग स्टेट खुद आए थे अपनी मर्जी से, तो हमारे यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आए, उनको मर्ज किया गया है। जबकि अमेरिका में अलग अलग राज्य खुद आए थे कि उनकी आपसी सहमति थी कि उनको मिलकर क्या बनाना है, एक राज्य मतलब एक देश बनाना है, राज्य मतलब देश बनाना है, ठीक है ना। तो भारत में और अमेरिका में अंतर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए प्राचीन मतलब जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे तो उस समय हमारे यहाँ पे जो राज्य थे वो 3 तरह के थे, हम लोगों ने पढ़े भी थे। कौन कौन से ब्रिटिश राज्य थे, एक तो थे ब्रिटिश के अधीन राज्य, दूसरे थे राजाओं के अधीन राज्य, और तीसरे थे जो गवर्नर्स के अधीन थे, सीधे के सीधे, जहाँ पे गवर्नर का रूल चला करता था, गवर्नर या वाइसराय, 3 तरह के। ऐसे ही अभी भी अनुच्छेद 1 के अनुसार, लिखिए आप लोग, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये कौन कौन सी श्रेणियां हैं वो देखिए। तो पहला तो मालूम ही है, राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। क्या चीज हो सकते हैं ये, राज्य क्षेत्र यानी जैसे यूपी, एमपी, राजस्थान, ये राज्य हो गए। संघ यानी यूटीज हो गई हमारी, यूनियन टेरिटरीज, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है वो यूटीज के अंदर आ जाएंगी। और संघ राज्य क्षेत्र यानी ऐसे क्षेत्र जो कभी भी भारत में मिलाए जा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे अड़ोस पड़ोस का कोई क्षेत्र ऐसा हो जिसे हम अभी मिलाने चाहते हो, तो वो किसमें आ जाएगा, ऐसे क्षेत्र जिन्हें मर्ज किया जा सकता हो। हालांकि ऐसा क्षेत्र कभी होता नहीं है, क्योंकि अगर हमें मर्ज करना होता है तो हम मर्ज कर लेते हैं, उसके बाद उसको राज्य बना दिया जाता है, ठीक है, या फिर यूटी में बना दिया जाता है। तो मोस्टली ऐसे क्षेत्र होते नहीं, लेकिन हाँ किसी एक समय के लिए, कुछ समय के लिए तो वो हो ही सकता है। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार कुल मिला के अभी हमारे देश में 3 तरह के क्षेत्र होते हैं, ठीक है, राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत में मर्ज किया जा सकता हो, अधिग्रहित यानी मिलाया जा सकता हो, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग जाग रहे हैं ना, रोशनी, नीरू शर्मा, सोनू शर्मा, और अच्छा सोनू शर्मा के फैन बहुत हैं। एक ने सोनू शर्मा की फोटो लगा रखी है, एक ने नाम रखा है सोनू शर्मा। सोनू शर्मा फैन, नहीं है, ये सिर्फ टाइम पास के लिए है यहाँ पे। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है। अंकित कुमार,
सर आवाज आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है। तो ये सोनू शर्मा जी बताएं, और ये भी हैं कि नहीं है यहाँ पे? बस सोनू शर्मा नहीं है, दोनों के दोनों। चलिए, तो ये हो गया। अब कुछ चीजें जो हमें याद करनी है, जैसे अभी की हम बात करते हैं तो हमने कई बार पढ़ लिया है कि कुल मिला के कितने राज्य, कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं, है ना, वो आप लोगों को आना चाहिए। अब हुआ क्या, अलग अलग राज्यों को जब मिलाया गया तो कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए, यानी कुछ फायदे दिए गए उन राज्यों को। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किन किन राज्यों को जब मिलाया गया तो उनको क्या क्या बेनिफिट या फिर अधिक सहायता या फिर एक तरीके से उनको थोड़ा लीनियंसी दी गई, यानी उनको थोड़ा बेनिफिट दिया गया। अब यहाँ पे देखिएगा, हमें मालूम ही है कि हम लोग क्या है, संप्रभु राज्य, यानी भारत क्या है, एक संप्रभु है। संप्रभु होने का मीनिंग हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो दोबारा ध्यान रखो कि हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। निर्णय मतलब किसी प्रकार का निर्णय, और इसी संप्रभु में ये आता है कि हम कोई भी क्षेत्र हम लोग ले भी सकते हैं किसी से, और कोई भी क्षेत्र किसी को दे भी सकते हैं। ठीक है, संप्रभु होने का मतलब क्या होता है, कोई भी क्षेत्र लिया जा सकता है, किसी दूसरे देश हम लोग ले सकते हैं, एवं कोई भी क्षेत्र दिया जा सकता है। मतलब कोई भी क्षेत्र हम लोग किसी से ले भी सकते हैं और कोई भी क्षेत्र किसी को दे भी सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं ऐसा हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या है, संप्रभु है, हमारे ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है। इसके अलावा ये तो हो गया पहला, तो इतना सब कुछ क्या था, ये अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 2 में, और ये आपको याद भी रखना है कि अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, ठीक है ना। अब आते हैं अनुच्छेद 2 में, और कितने अनुच्छेद हैं इसमें, 4 कुल मिला के, ठीक है ना। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 के अंदर देखिए आप, अनुच्छेद 2 के अंदर ये शक्ति प्रदान की गई है भारत के संविधान को कि नए राज्यों को बनाया जा सकता है, नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि भाई कोई अभी नया राज्य बनाया जा रहा है, तो नया राज्य बनेगा कैसे, 2 तरीके से बनेगा। या तो कोई नया राज्य जुड़ा होगा, जुड़ेगा कैसे, कहीं दूसरे ने हमको दिया होगा, या फिर हमने ही किसी राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाया होगा, है ना। तो कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं, पहली आती है अनुच्छेद 2 के अंदर नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना। ये यूं के यूं याद रखना है आपको, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करना। पहली बात तो ये है अनुच्छेद 2 में जो लिखा हुआ है। दूसरी बात क्या है, नए राज्यों का गठन करने की शक्ति है। नए राज्य को गठन करने की शक्ति, ठीक है ना। नए राज्य बनाने की शक्ति भी है और नए राज्यों को भारत में मिलाने की भी शक्ति है। और सिंपल सी बात है, जब बनाया जाएगा तो वो भारत में मिलाया ही जाएगा, है ना, अलग तो रहेगा नहीं।
तो ये दोनों शक्तियाँ किसमें दी गई हैं? संविधान के भाग 2 में। ठीक है, ये हो गया अनुच्छेद 2। अगला लिखिए अनुच्छेद 3, क्योंकि हमें बस 1 2 3 4 ही पढ़ने हैं अनुच्छेद इसमें पहले भाग में, मतलब इस चैप्टर में। तो 2 तक हमने कर लिया, और ये हमको याद होना चाहिए कि अनुच्छेद क्या क्या बोलता है, कौन सा वाला। अगला है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में देखिए, जैसे आपने देखा होगा पहले हमारे देश में छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, उत्तराखंड, ये पहले मिले हुए थे, फिर बाद में अलग कर दिए गए। तो ये जो नए नए राज्य बनाने का जो तोड़कर बनाना है ना, वो सब कुछ काम कैसे किससे किया जाता है? संविधान के अनुच्छेद भाग 3 से, है ना, अनुच्छेद 3 से किया जाता है। तो इसमें देखिए आप क्या क्या चीज आएगी अनुच्छेद 3 के अंदर। पहली बात तो ये आती है, किसी राज्य से कोई क्षेत्र अलग कर लिया जाए, अलग करके ठीक है नए राज्य का निर्माण और जरूरी नहीं निर्माण करे, ऐसा भी कर सकते थे। ये भी सुन लीजिएगा कि कोई क्षेत्र एक राज्य में तोड़ लिया, दूसरे राज्य में मिला दिया, या फिर दो राज्यों है, 2 से 3 राज्यों से तोड़ लिया अलग अलग क्षेत्र किसी की, और एक नया राज्य बना दिया है। सभी सारे काम संभव है, ठीक है ना। दोबारा सुन लीजिए, जरूरी नहीं है कि कोई एक ही राज्य से कोई क्षेत्र तोड़ा जाए, 2-3 राज्यों से क्षेत्र तोड़कर नया राज्य बना सकते हैं, या फिर एक राज्य से कोई भाग तोड़कर उसको दूसरे राज्य में मिलाया जा सकता है, ये भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम संभव है जो किया सकते हैं। दूसरी बात और क्या कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के आधार पर, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मतलब पहले एरिया छोटा था, अभी क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। और बड़ा किया होगा तो मालूम ही है, कहीं ना कहीं तोड़ कर ही किया होगा, बड़ा है ना, ऐसा तो नहीं किया होगा अपने आप ही। तो किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, किसी राज्य से कोई भाग तोड़कर दूसरे राज्य में मिलाया जा सकता है। ये सारे के सारे काम इसमें होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज देखिए और क्या कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के आधार पर, जब किसी राज्य से बढ़ा सकते हैं तो घटा भी सकते हैं। तो किसी राज्य के क्षेत्र को, चलो दोबारा लिख देता हूँ, इसमें लिख लीजिए, किसी राज्य के क्षेत्र को, वहां पे लिखा था बढ़ाना, यहाँ पे घटा सकते हैं, घटा सकेंगे, समझ सकते हैं। चौथी बात और क्या हो सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं ना, सीमाएं बदल सकते हैं हम किसी भी राज्य की, हम मतलब संसद, सीमाओं में परिवर्तन कर सकेंगे। 5वां, किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं। देखा ही होगा आपने, उत्तरांचल था, फिर उत्तराखंड कर दिया, ठीक है। तो राज्यों के नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ये सब बातें कहाँ लिखी थी? अनुच्छेद 3 में।
अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी काम ऐसे ही कर दिया जाएगा। हर एक कार्य को करने के लिए संसद में उसे पारित करवाना पड़ेगा और उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होते हैं उसके ऊपर, तब जाके। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई परिवर्तन करना है तो उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, इस प्रकार के परिवर्तन अब देखो ये परिवर्तन आएंगे वो अध्यादेश होते एक तरीके से। तो इस प्रकार के परिवर्तन के लिए अध्यादेश नहीं आदेश लाया जाएगा, जो अध्यादेश, इस प्रकार के परिवर्तन के लिए अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। अब देखो, अब ये राष्ट्रपति की मंजूरी मतलब मन की मर्जी है कि वो राज्यों से पूछेगा कि नहीं पूछेगा। ठीक है ना, किसी भी चीज़ के बारे में उस राज्य से पूछना है, संस्तुति लेनी है, मतलब उनसे भी पूछना है, सलाह मशवरा लेना है कि नहीं लेना है, ये राष्ट्रपति को करना होता है। और जब कभी भी राष्ट्रपति उस अध्यादेश से संबंधित चीज़ें राज्यों को भेजता है तो राज्य विधानमंडल को एक निश्चित सीमा के अंदर, यानी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो भी उसका टाइम होता है, उतने दिनों के अंदर बताना पड़ेगा कि हाँ वो इस बारे में क्या बोलते हैं। इस बारे में मतलब सीमा बढ़ाने, घटाने, नाम बदलने, नया राज्य बनाने, इन सब के बारे में वो क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। दूसरी बात ये भी है, ये लिखते रहना जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अब जो राज्य विधानमंडल जो भी अपना मत देंगे ना कि भाई हाँ नाम बदलो या मत बदलो, उस चीज को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। मतलब राज्य क्या बोलते हैं उस चीज को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यानी राष्ट्रपति को मन करेगा तो वो बात मान लेगा राज्य की, नहीं मन करा तो नहीं मानेगा। राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। बाध्य मतलब ऐसा करना ही पड़ेगा, वो जरूरी नहीं है, बाध्य नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति ऐसी बातें मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति के मन पर निर्भर करता है कि उन्हें ये बात माननी है या नहीं माननी है, लेकिन संसद जो चाहे वो कर सकती है, चाहे राज्य को स्वीकार हो या ना स्वीकार हो। और संसद का ही एक भाग क्या होता है, राष्ट्रपति भी होता है। तो इसीलिए संसद किसी भी राज्य में परिवर्तन करना, सीमा में परिवर्तन करना, ये सब कुछ कर सकता है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब बस एक लाइन ध्यान रख लेनी है हम लोगों को कि हमारे यहाँ पर भारत में अगर हम बात करते हैं, भारत क्या है? भारत, ये लाइन खास है, ध्यान रखनी है आप लोगों को, विभक्त राज्यों का
विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। ये लाइन ध्यान रखिएगा। मतलब राज्य अलग अलग बटे हुए हैं लेकिन देश एक है, देश नहीं टूटेगा। तो इसे क्या बोला जाता है? विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे? भारत क्या है? अविभाज्य राज्य, मतलब भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। ठीक है, सॉरी। देखिए, इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए। इसका मतलब क्या निकल के आता है कि संसद चाहे अपने हिसाब से किसी भी राज्य को खत्म कर सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? संघ सरकार, लिख लीजिए यहाँ पे, संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है संघ के पास तो पावर है कि राज्य को समाप्त कर सकती है, जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। संघ को समाप्त नहीं कर सकती। मतलब राजस्थान पूरे देश को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन देश राजस्थान को समाप्त कर सकता है। मतलब देश यानी संसद। ये बात समझ आ गई है? यस सर। ये तो हो गई भारत की बात कि भारत में तो संसद सब कुछ कर सकती है। लेकिन अमेरिका की बात अगर हम करें तो अमेरिका में राज्यों की परमिशन के बिना भी उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में राज्यों से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। तो लिखिए अमेरिका या फिर अमेरिकी संघ, अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब राज्य से परमिशन की जरूरत है ही, और जो राज्य बोलेगा वैसा ही कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका को क्या बोलते हैं? इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का
अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहते हैं। मतलब राज्य भी अविभाज्य है और संघ भी अविभाज्य है। राज्य को भी नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है, राज्य भी नहीं टूटेगा और संघ भी नहीं टूटेगा। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत? तो अनुच्छेद 3 पढ़ लिया हम लोगों ने। अगला देखिए अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या बोलता है कि ये जो परिवर्तन किया जाएगा ना, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं का गठन, ये सभी परिवर्तन, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये सभी परिवर्तन, है ना, ये सभी परिवर्तन मतलब नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है, राज्यों का नाम बदल देना, 2 राज्यों को तोड़कर नया राज्य बना देना, ये सब कुछ, ये सभी परिवर्तन, ये सभी परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, बस ये ध्यान रख लो, अनुच्छेद 368 है जो संविधान संशोधन माना जाता है, के तहत संशोधन नहीं होंगे, संशोधन नहीं होंगे। यानी कहने वाली बात है कि अनुच्छेद 368 के तहत जिस तरीके से संविधान संशोधन करते हैं उस तरीके से इनको संशोधन नहीं माना जाएगा। इनको जो ये परिवर्तन है ये सामान्य बहुमत द्वारा, ये परिवर्तन सामान्य बहुमत द्वारा, सामान्य बहुमत क्या होता है 50%, ठीक है ना, सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा किए सकते हैं। विधायी प्रक्रिया के द्वारा किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है देख लो एक बार। अनुच्छेद 368 जब भी होता है ना, तो जो हम लोग मानते हैं संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन के लिए कई बार 2/3 बहुमत चाहिए होता है या 3/4 बहुमत चाहिए होता है। यानी कई बार 66% लोगों की अप्रूवल चाहिए होती है या फिर 75% लोगों का अप्रूवल। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि नाम बदलना, क्षेत्र बदलना, नए क्षेत्र बनाना, जोड़ना, ये सब कुछ चीज़ें जो होंगी ना वो संविधान संशोधन नहीं मानी जाएंगी। इनको हम सामान्य प्रक्रिया द्वारा, मतलब संसद में जैसे नॉर्मल कानून लागू होते हैं, नॉर्मल कानून बनते हैं, उसी तरीके से साधारण बहुमत द्वारा और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जा सकता है। यहाँ पे साधारण लिखा हुआ है, तो विशेष क्या होता है? विशेष कुछ ऐसा भी होता है कि पहले तो संसद में 3/4 या 2/3 यानी 66%, 66% लोग या 75% लोग उसे अप्रूव करते हैं कि हाँ भाई ये वाली बात सही है। उसके बाद वही चीज़ राज्यों को दी जाती है और राज्य उसे पारित करते हैं कि हाँ ये सही है या गलत है, तो उसे बोलते हैं विशेष विधायी प्रक्रिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साधारण, मतलब वो सब कुछ काम करने की जरूरत नहीं है जहाँ राज्य को भी भेजना पड़े। तो इस तरीके से राज्यों के नामों को बदलना, राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन करना, ये सब कुछ साधारण प्रक्रिया द्वारा होती है और इससे हम संविधान में संशोधन नहीं मानेंगे। तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना पहला संविधान संशोधन 42वां, तो उस तरीके से राज्यों के नामों में परिवर्तन करना संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा जी। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे होता है कि ये सब कुछ संविधान में संशोधन
नहीं माने जाते हैं और राज्यों में परिवर्तन किया जा सकता है संसद के द्वारा। साधारण तौर पे संसद ही कर देती है। अब ये तो हो गया इसके अनुच्छेद 1 से लेकर 4। अब इसके बाद क्या चीज है इसके अंदर, संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बाद अब यहाँ पे हर एक राज्य के बारे में दिया गया है कि कौन कौन सा राज्य किस प्रकार से भारत में आया, यानी भारत में मिला, उनके लिए किस प्रकार के परिवर्तन हुए, कौन सा संविधान संशोधन की रिक्वायरमेंट हुई। और स्टार्ट करेंगे ये लोग कि जब हम लोग भारत में मतलब ब्रिटिश रूल कर रहे थे उस समय से। फिर यहाँ पे एक चीज आएगी कि भारत ने किसी दूसरे से कुछ एरिया आपस में एक्सचेंज किया था, ठीक है। तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एक धर आयोग होगा, जेवीपी समिति होगी, फजल अली आयोग होगा, ये कुछ चीजें होंगी, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, हर एक राज्य के बारे में जो भारत में मिलाया गया, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात कैसे अलग हुए, दादर एवं नागर हवेली कैसे संविधान मतलब संघ राज्य क्षेत्र बने, गोवा दमन एंड दीव कैसे बने, हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश ये पहले एक ही राज्य थे या फिर अलग अलग थे, कैसे इनमें अलग अलग चीजें हुई, ठीक है। मणिपुर त्रिपुरा मेघालय कैसे बने। तो जितने भी राज्य हैं जिनके लिए कोई विशेष प्रावधान किया गया था, उन सभी राज्यों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आप लोगों को राज्यों का तो थोड़ा ज्ञान होगा ही होगा। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि अनुच्छेद 1 से 4 तक हमारा क्लियर है कि अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। ये तो हमारा संविधान वाला पार्ट चल रहा है। इसके बाद जो चीज होगी वो हमारी होगी एक एक राज्य को बनाने की तरीके की, कैसे बना वो राज्य। और दूसरी बात मेरे को बताइए, अब देखो अब सभी लोग थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक जो चल रहा था ठीक है, और आप में से सभी लोग जो हैं वो इसी साल देने वाले हैं, अगली साल दोगे आप लोग, आप में से कोई? सर इसी साल। ठीक है, और कौन इसी साल वाले हैं? इसी साल देने वाला हूँ सर। अच्छा, और कोई? सर मैं भी। ठीक है सर मैं। अच्छा ठीक है, तो जो भी इसी साल देने वाले लोग हैं ना, अब वो अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए पढ़ने की। और मेरी भी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो करना क्या है, जैसे ये चैप्टर नंबर 5 है, हमने अभी इतना करा दिया। बुक आपके पास सभी के पास है? कोई ऐसा है जिसके पास बुक नहीं है? बुक सभी के पास है ना? सॉफ्ट कॉपी? हाँ, ग्रुप पे डाली हुई है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। तो इसको उस पर पूरा पढ़ना है आपको वहाँ पर जाकर। अगर मेरे पढ़ाने से पहले आप थोड़ा पढ़ लोगे, उसके जब मैं पढ़ा दूंगा आपको, मतलब आपको बस रीडिंग कर लेनी है उसकी चैप्टर की, तो चीज़ें जल्दी आसानी से समझ में आ जाएंगी आप लोगों को। और ये खासतौर पे उन लोगों के लिए जो इसी साल पेपर देने वाले हैं, ठीक है। और जैसे कि अभी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक भी नहीं है, तो धीमे धीमे हम लोग स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे दोबारा से। लेकिन आपको क्या करना है, आप तो ठीक हो सभी लोग, है ना, अपनी आप फुल पावर में आ जाइए। तो इतना पढ़ लिया हमने, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिए, प्लस आगे भी पढ़ लीजिएगा। अगली क्लास में ये वाले चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, और मोस्टली जितने भी छोटे चैप्टर होंगे वो हम लोग 1 या 2 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। जो बड़े बड़े चैप्टर हमारे लिए होंगे वो कौन कौन से होंगे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक है फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर बड़ा है, फिर DPSPs बड़ा है, देन पार्लियामेंट, ठीक है। ये बड़े टॉपिक हैं। इनके अलावा सारे ही चैप्टर इतने ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक है, जिन पर हम लोग फोकस करेंगे। तो आप लोग सभी मेहनत करिए, और रेगुलर आप मेरे को बताइए कि आपने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो जैसे कि आज ये चैप्टर 5 है, ये आपको आज रीडिंग करनी है, और कल जब भी अपनी क्लास होगी नेक्स्ट है ना परसों, तो तब तक आपको ये पूरा पढ़ लेना है। और हर एक क्लास करिए, जो भी क्लास होती है अभी, ठीक है, मिस नहीं करना है। और कोई भी डाउट है तो आप उसको लिख लो और क्लास के टाइम में पूछ लो, ठीक है। कैसे कुछ मैसेज भी आते हैं, मैसेज भी ठीक है आप कर सकते हो, इससे मेरे को याद रहेगा, लेकिन तब भी आप क्लास के टाइम पूछोगे तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएंगी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं तो समझ में आ जाता है आपको कि क्या बताया जा रहा है ना।